आप सभी श्रोताओं का आज के प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहला प्रश्न है प्रशांत जी का। इन्होंने जो प्रश्न किया है वो सेक्शन 192 इंडियन सक्सेशन एक्ट के तहत किया है और इन्होंने समय भी मांगा है मिलने के लिए, जो इनका काम है, और मैंने इनको व्हाट्सएप पर समय दे दिया है शनिवार को आने के लिए 11:30 से लेकर 12:30 के बीच में। हालांकि इन्होंने पहले लिखा था शनिवार, बाद में लिखा है 17, तो 17/5 तो फ्राइडे पड़ता है, तो फ्राइडे को तो कोर्ट लास्ट वर्किंग डे है, उस दिन क्या पोजीशन रहेगा नहीं कर सकते हैं, तो आने के पहले फ़ोन कर लीजिएगा। अदरवाइज सैटरडे का तो कोर्ट बंद रहता है, तो सैटरडे को 11:30 से 12:30 आपका कन्फर्म रहा अगर आप आना चाहते हैं। अब सेक्शन 192 किस लिए है? सेक्शन 192 स्पेशल प्रोविज़न बनाया गया है वैसे व्यक्ति के लिए जिनको विल के जरिए प्रॉपर्टी मिला है, लेकिन प्रॉपर्टी पर कब्जा उनका नहीं हो रहा है या दूसरे व्यक्ति का कब्जा है जिसको कि कोई राइट नहीं है, अनऑथराइज है वो व्यक्ति को, या जो व्यक्ति का कब्जा था उसको विल से कुछ नहीं मिला है। तो ऐसी स्थिति में डिस्ट्रिक्ट जज को ये अधिकार दिया गया है वो शॉर्ट इंक्वायरी करके, और जैसे कंप्लेंट फाइल होता है वैसे कंप्लेंट फाइल होगा, आपका एसे पर बयान होगा, आपका शपथ पर बयान लिया जाएगा, आपका डॉक्यूमेंट देख करके आपका साक्ष्य भी कुछ अगर जरूरत पड़े तो लिया जा सकता है। ये सब देखने के बाद डिस्ट्रिक्ट जज फैसला करेगा। तो वैसे व्यक्ति के लिए जिनको कि विल से प्रॉपर्टी प्राप्त हुआ है, अगर विल से प्रॉपर्टी प्राप्त नहीं हुआ है तो बिना विल के अगर कोई व्यक्ति बिना विल के मर जाता है तो ऐसी स्थिति में लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी अगर कोई व्यक्ति अप्लाई करता है, अगर अप्लाई करता है तो उसमें कानून में लिखा हुआ है कि लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कौन अप्लाई करेगा, जिसको कि उसमें हक हिस्सा पहुँचता है और कोई विवाद का होने की संभावना है या विवाद कर रहा है तो उसके लिए ज़रूरत पड़ता है लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का। तो जो कानूनी वारिस है, अगर कोई व्यक्ति मर गया तो उसका जितना भी कानूनी वारिस है उसमें से कोई व्यक्ति जिसको भी कुछ हक और हिस्सा पहुंचता है वो लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। और जब लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेगा और ज़मीन पर उसको कब्जा दखल में दिक्कत है या नहीं मिल रहा है तो ऐसी सूरत में वैसा व्यक्ति भी 192 में इंडियन सक्सेशन एक्ट के प्रावधान के तहत डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ एप्लीकेशन देगा। इसमें से हाई कोर्ट को जुरिडिक्शन नहीं है, ये सिर्फ स्पेशल जुरिडिक्शन डिस्ट्रिक्ट जज का है, इसलिए डिस्ट्रिक्ट जज इस पर इंक्वायरी करके उसको कब्जा दखल देने की आदेश पारित कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका जवाब प्रशांत जी। उसके बाद पुष्कर शर्मा लिखते हैं बीटा से, ये कहीं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में नौकरी करते हैं और इन्होंने लिखा है कि आपका लैंड लॉ का जितना वीडियो है मैंने सब देखा है। अच्छी बात है, आपको जानकारी ज़रूर बढ़ी होगी, अगर देखे हैं तो अच्छी बात है। इनका एक प्रॉब्लम है कि ज़मींदारी खरीदा गया है इनके पूर्वजों के द्वारा, और एक रजिस्टर्ड डी का इन्होंने फ़ोटो भेजा जो स्क्रीनशॉट है, और फोटो देख करके वो हमसे अनुरोध किए हैं कि हमको जो ज़मींदारी खरीदारी हुआ उस सेल डीड का सर्टिफाइड कॉपी लेना है, तो कैसे मिलेगा। और दूसरा उन्होंने पूछा है कि रजिस्टर्ड डी में डीड नंबर होता है कि नहीं होता है। तो आपने 2 पेज में हमको स्क्रीनशॉट भेजा है, हालांकि हम बहुत दिक्कत से उसको पढ़ सके हैं। तो पहला पेज जो स्क्रीनशॉट है वो ये पता नहीं चलता है कि कौन सा डॉक्यूमेंट का है, उसमें कुछ नाम लिखा हुआ है, मेदनी सिंह वगैरह 8-10 आदमी का नाम लिखा हुआ है। वो अंदाज से हमको लगता है कि वो विक्रेता का नाम होगा या जिस व्यक्ति की ज़मींदारी थी उसके परिवार के व्यक्तियों का नाम होगा, और उन्हीं के ज़मींदार के परिवार के व्यक्तियों के द्वारा ही बिक्री किया गया होगा ज़मींदारी का कुछ भाग, जो भी हो जिस तो वो विक्रेता के परिवार का लगता है। अगर विक्रेता के परिवार का नहीं है तो क्रेता के परिवार का हो सकता है, क्योंकि डॉक्यूमेंट पूरा कंप्लीट नहीं है, अधूरा डॉक्यूमेंट है पहला जो स्क्रीनशॉट है। और दूसरा जो स्क्रीनशॉट है वो लगता है कि रजिस्टर डी कंबाइंड विथ रजिस्टर ए है, लेकिन उसका भी एक ही पेज का फ़ोटो है,
वो भी कंप्लीट नहीं है। तो उसमें जो पढ़ने से पता चलता है, उसमें म्यूटेशन केस है। म्यूटेशन केस नंबर 641 ए 1950-51 रजिस्टर 4 में म्यूटेशन हुआ है। यानी कि अगर रैयत लोग ज़मीन खरीदता है तो इसका रजिस्टर 2 में म्यूटेशन होता है। उसी तरह से ज़मींदार लोग जब ज़मींदारी खरीदता है, बेचता है, तो उसका म्यूटेशन जो होता है वो कलेक्टर करता है और वो रजिस्टर 4 में एंट्री होता है। उसका भी उसी तरह से प्रक्रिया है, म्यूटेशन केस नंबर बनता है। तो अगर आप म्यूटेशन केस नंबर 641 ए 1950-51 का आदेश के लिए आप चिरकुट दाखिल करते हैं कलेक्ट्री में, तो वहाँ पर आपको जो नकल मिलेगा ऑर्डर का, तो उसमें ज़रूर रेफरेंस दिया होगा कि कौन सेल डीड का डेट क्या है या नंबर वगैरह उसमें ज़रूर दिया होगा। तो ये एक क्लू मिल जाता है, इससे आप खोज सकते हैं। दूसरा क्लू ये है कि उसमें सेल डीड का डेट लिखा हुआ है म्यूटेशन केस में 26/6/1950। लेकिन अब विक्रेता कौन है? अगर मेदिनी सिंह जमींदार के परिवार का आदमी है या और जितना नाम है उस परिवार के आदमी का, उससे अगर आप समझते हैं तो आप विक्रेता में किसी भी जमींदार के परिवार के आदमी का नाम दे करके और 26/6/1950 का आप इंडेक्स देख लीजिए, जून महीना का इंडेक्स देख लीजिए। लोकल कातिब जो रजिस्ट्री कचहरी में रहते हैं वो बता देंगे कि मेदिनी सिंह के परिवार के लोग अगर विक्रेता हैं तो उन लोगों ने किसको ज़मीन बेचा है, 26/6/50 को, या ज़मींदारी बेचा है। तो वो इंडेक्स से पता चल जाएगा, डीड नंबर। तो उसके बाद आप फिर सर्टिफाइड कॉपी ले लीजिएगा डीड का। अगर ये पता चलता है कि नहीं इंडेक्स से मेदिनी सिंह खरीदार के परिवार के हैं, तो इससे भी आपको मिल जाएगा। अगर मेदिनी सिंह आप ही के परिवार के हैं, आप खरीदार हैं, तो दोनों क्लू मिल जाएगा। ये आप मान के चल रहे हैं कि खरीदार भी हो सकते हैं, क्योंकि कंप्लीट डॉक्यूमेंट नहीं, पूरा पढ़ने में नहीं समझ में आ रहा है कि खरीदार है कि विक्रेता है। तो दो क्लू है जिसके आधार पर आप नकल ले सकते हैं। म्यूटेशन केस नंबर 641 ए 1950-51 का चिरकुट दाखिल करके सर्टिफाइड कॉपी ले लीजिए। इस म्यूटेशन ऑर्डर में सेल डीड का जिक्र जरूर होगा। बाद में सेल डीड का जिक्र जो मिलेगा, डीड नंबर या डेट मिलेगा, विक्रेता और क्रेता का नाम मिलेगा, जो भी विवरण दिया होगा उसके आधार पर आप चिरकुट दे सकते हैं। अगर विवरण अधूरा है या उससे भी नहीं पता चलता है तो 26/6/50 के विवरण जो लिखा हुआ है उसमें डेट लिखा हुआ है सेल डीड, इसके आधार पर इंडेक्स रजिस्टर आप जाकर के 26/6/1950 का इंडेक्स रजिस्टर देख लीजिए। उस इंडेक्स रजिस्टर में विक्रेता और क्रेता का नाम रहेगा। जो नाम आपको जमींदार का वो आपके परिवार के जो खरीदार थे उससे मिलता जुलता है, जहाँ पर वो मिलेगा वही इंडेक्स नंबर में जो डीड नंबर लिखा हुआ होगा, उसी के आधार पर आप चिरकुट दे के नकल ले सकते हैं। तो ये हो गया आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। पुष्कर शर्मा जी, आप इसी के हिसाब से काम कीजिए। अगर फिर कोई दिक्कत हो, अगर आपको नहीं मिल रहा है, तो ओरिजिनल कागज़ जो आपके पास है वो कागज़ लेकर के मेरे पास आइएगा, तो देख के हम बता सकते हैं। उसके बाद का प्रश्न है रंजीत कुमार नवादा से। ये लिखते हैं कि हम दिल्ली में रहते हैं, मजदूरी करते हैं। इनके पिता के नाम से 2018 में ज़मीन खरीदारी हुआ और म्यूटेशन भी हो गया, और उसमें 3 तरफ से बाउंड्री दिया हुआ है। लेकिन विक्रेता के पट्टीदार ने दूसरे को कुछ ज़मीन बेच दिया है और इन लोग के परिवार में मौखिक बंटवारा हुआ था। आगे ज़मीन का देखते हैं, दिए हैं नाप 26 फीट गुना 140 फीट ज़मीन है। आगे एक हिस्सा इन्होंने खरीदा है। अब उसका कहते हैं कि जो पट्टीदार है क्या उसका राइट बनता है, मार्गदर्शन करें। तो ये तो अधूरा प्रश्न है। उस 3 सबसे पहले तो उसका कुर्सीनामा चाहिए जो विक्रेता है, उस परिवार में कई आदमी था और उसको टोटल कितना ज़मीन था, और मौखिक बंटवारा हुआ तो और सब ज़मीन का कैसे बंटवारा हुआ, और इस प्लॉट में ये टोटल प्लॉट का रकबा कितना था, इस प्लॉट में किसको कितना मिला, ये आपको जानकारी प्राप्त करना चाहिए। अगर जो आपको बेचा है आपके विक्रेता को ही उतना ज़मीन मिला था तो दूसरे पट्टीदार को उसमें बेचने का कोई राइट नहीं है। इसलिए आप घबराइए नहीं। अगर वो दूसरा पट्टीदार किसी को बेच देता है और बेचने के आधार पर खरीदार जो नया आता है उसके आधार पर अगर वो कोई दावा करता है
तो उस समय आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं और उसको ज़मीन पर जाने से रोक वगैरह लगाने का केस किया जा सकता है। यही हो गया रंजीत कुमार जी नवादा आपके प्रश्न का उत्तर। आपका जब म्यूटेशन भी हो गया, बाउंड्री भी है और कब्जा भी है, तो घबराने की बात नहीं। अगर बेच दिया है तो वो जो ज़मीन से बिक्री किया है वो ज़मीन का सर्टिफाइड कॉपी सेल डीड का ले लीजिए, और सेल डीड से ही पता चलता है कि वो आप ही के ज़मीन जो आपके कब्जा वाला है, आपका खरीदा हुआ, उसी पोर्शन का उसने किया है, तब आपको सेल डीड तोड़वाने के लिए अदालत कचहरी में मुकदमा, टाइटल मुकदमा करना पड़ेगा, वहाँ नवादा सिविल कोर्ट में। तो वहाँ पर अपने वकील से मिल करके कागज़ दिखाइएगा, कागज़ दिखा करके तब अब अर्जी दायर कीजिएगा उसके लिए। अगर आपका ज़मीन बचा हुआ है दूसरे पोर्शन का, बड़ा प्लॉट है 26 फीट बाई 140 फीट आपका बचा हुआ है, तो आपको केस करने का जरूरत नहीं। अब जैसा आप कहते हैं कि आपका आगे से ही मोहरा ही लिखा लिया, तो उसके वजह से अगर दिक्कत हो, आप इसका मन है कि आपके पोर्शन का ही लिखा लिया है, तो अगर आप समझते हैं कि आपसी मेल जोल से काम चल जाएगा, तो उससे बातचीत करके आप एडजस्ट कर सकते हैं, आगे पीछे करके एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन आप समझते हैं कि नहीं, आप ही के ज़मीन पर लिखा लिया है और वो आपका होना चाहिए, उसको नहीं होना चाहिए, तब तो कोर्ट में केस करना पड़ेगा। अगर वो आदमी कोई ज़मीन पर जोर जबरदस्ती करता है, तो थाना पुलिस के जरिए 144 की कार्रवाई करके 60 दिन तक रोक लगेगा, और उसके बाद अंत में फिर टाइटल मुकदमा में आपको जाना पड़ेगा। तो इसके लिए आप अपना कागज़ दिखाइए वकील साहब का, और ज़मीन का नक्शा वगैरह दिखाइए, और सेल डीड में भी नक्शा बना हुआ होगा, नहीं तो ज़मीन का नक्शा बना करके, ज़मीन पर खड़ा होकर के सादा नक्शा बना करके वकील साहब को दिखा के राय लीजिए। अगर वहाँ पर कोई दिक्कत हो तब आप सब कागज़ ले करके पटना आइएगा, तब आपका आगे निराकरण किया जाएगा कैसे होगा। इसके बाद का प्रश्न है, उन्होंने नाम नहीं लिखा है, उर्दू में लिखा हुआ है नाम व्हाट्सएप पर, इसलिए उर्दू हम पढ़ नहीं सकते हैं, और इन्होंने ज़मीन खरीदा है और इनका म्यूटेशन रिजेक्ट हो गया, ये कह करके कि बकास ज़मीन है, क्योंकि सीओ मांगता है, रैयतीकरण का प्रमाण मांगता है। तो इनका प्रश्न है किस आधार पर म्यूटेशन इनका हो जाएगा। अच्छा, किस आधार पर म्यूटेशन, इन्होंने पूरा डिटेल दिया है, आगे जा कर के दिखा है कि इन्होंने जो खरीदा था 2012 में, जिससे वो भी 1961 में खरीदा था, तो जो आदमी 1961 में खरीदा था उसका भी कब्जा था, और जो 2012 में खरीदा उसका भी कब्जा था, और उसके बाद ई खरीदे तो इनका भी कब्जा हुआ। लेकिन बाद में पता चलता है कि ज़मीन बकास है और खतियान फटा हुआ है, इनके पास ज़मीन का रसीद भी है, लेकिन वो सीओ कहता है रैयतीकरण का सबूत दीजिए, रैयती का सबूत दीजिए। तो अगेन रैयतीकरण पूछते हैं कि दोबारे फिर रैयतीकरण होगा। आपका कहना सही है, ये ज़मीन आपका रैयती है ही है, लेकिन आपने प्रश्न सिलसिलेवार ढंग से सही नहीं लिखा है। जैसा कि पढ़ने से पता चलता है कि ये ज़मीन कभी बकास रहा होगा, तो बकास ज़मीन कैसे आया रैयती के यहाँ, ये लिंक नहीं मिलता है। तो दो सेल डीड आपने 2012 का जिक्र किया है, 1961 का सेल डीड का जिक्र किया है, तो पहला सेल डीड में जरूर कहीं न कहीं लिखा हुआ होगा कि जो आदमी बेच रहा है, यानी कि वेंडर, विक्रेता, जो अपना टाइटल के बारे में बोला होगा, वो कहीं कहा होगा कि ज़मींदार से हमने बंदोबस्ती लिया था, और बकास वगैरह का उसमें जिक्र होगा। अगर नहीं भी है तो उसके सेल डीड के आधार पर अगर उसका म्यूटेशन हो गया, तो उससे आप म्यूटेशन ऑर्डर का नकल निकाल सकते हैं पता करके। अगर म्यूटेशन ऑर्डर का नकल नहीं निकलता है तो पुराना रसीद निकाल सकते हैं, और अगर वो भी नहीं हुआ है तो आप रजिस्टर्ड 2 का नकल निकाल सकते हैं, या अपने आवेदन में लिख सकते हैं कि अमुक विक्रेता का रजिस्टर्ड 2 में नाम है, उसने फिर बेचा तो उसका रजिस्टर्ड 2 में नाम है, इसलिए आपने जो अपना अप्लाई किया है तो मेरा भी रजिस्टर्ड 2 में नाम होगा। ये रैयती ऑलरेडी है, उसको अलग से रैयतीकरण करा। रैयतीकरण का मतलब जो रैयती नहीं है उसका कोई रैयती नहीं कर सकता,
तो रैयती तो अपने आप हो गया, कानूनी तरीके से रैयती हो गया। जिस दिन खरीद बिक्री हुआ, कब्जा हुआ, बंदोबस्ती हुआ तो हो गया। तो आपको हमने जवाब दे दिया है। आपने जो ज़मीन खरीदा है हुजूरपुर मेहनौर में, और ये भी कहा है कि बहुत बड़ा प्लॉट है, और वो बड़ा प्लॉट में 36 केस म्यूटेशन का हो चुका है, और उसमें कभी सीओ ने ऑब्जेक्शन नहीं किया है, तो ये और अच्छी बात है। तो आपको म्यूटेशन का एप्लीकेशन कैसे दिया था? अपने अधिवक्ता के माध्यम से डिटेल में देना चाहिए था, और ये सब नज़ीर पेश करना चाहिए था कि इस नज़ीर के आधार पर हमारा ज़मीन ऑलरेडी रहती है। अगर खतियान में बकास लिखा हुआ हो भी तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब खतियान फटा हुआ है तो आप कहाँ से निकालिएगा? सीओ के ऑफिस में भी खतियान का एक कॉपी रहता है, अगर वहाँ है तो वहाँ से देख सकते हैं। वहाँ से नकल नहीं देता है जनरली, अगर नकल दे दिया तो अच्छा है, नहीं तो राइट टू इन्फॉर्मेशन में आप पूछ सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आपका ऑब्जेक्शन जो है DCLR के यहाँ आपको अपील, हमने आपको जवाब भी दे दिया व्हाट्सएप पर, आप उसके हिसाब से DCLR के यहाँ अपील फाइल कीजिए, स्थानीय वकील को रखिए, और पूरा डिटेल ये सब जितना भी है, दो सेल डीड हुआ, दोनों का म्यूटेशन हो गया, दोनों का रसीद कट रहा है, और 36 आदमी का उस प्लॉट में पहले म्यूटेशन हो चुका है, वो सब के आधार पर आप दीजिए कि ये स्वतः प्रमाणित है कि अगर कभी सर्वे के समय में बकास रहा है। चूँकि ये हुजूरपुर मेहनौर का है, हम जानते हैं हुजूरपुर मेहनौर में हमारी भी ज़मींदारी थी, इसलिए हमको जानकारी है। वहाँ पर रिविजनल सर्वे नहीं हुआ है, वहाँ पर कैडेस्ट्रल सर्वे हुआ है, वो 1910-11 में ही वहाँ सर्वे हुआ है। तो उस सर्वे में अगर बकास लिखा हुआ है तो उस समय के सर्वे खतियान में, उसके बाद ज़मींदारी उन्मूलन हुआ तो रिटर्न जमाबंदी में क्या दिया ज़मींदार ने, ये सब चीज़ देखने लायक है, पता लगाने लायक। लेकिन अगर आप जैसा कि कहते हैं कि 36 केस चला और सब में म्यूटेशन हुआ, कहीं न कहीं उसका जरूर जिक्र होगा। यही बहुत बड़ा अपने आप में प्रमाण है। इशारा जिक्र करते हुए DCLR के यहाँ अपील कीजिए, DCLR के यहाँ से आपका अपील अलाउ हो जाएगा, अलग से रैयतीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है। अगर DCLR रिजेक्ट करेगा तब फिर उसके बाद रिवीजन जाइएगा, उस सीढ़ी बना हुआ, उसी सीढ़ी से आपको आगे बढ़ना होगा। लेकिन आपका ज़मीन पक्का है, आपका म्यूटेशन होगा, हर हालत में होगा, बशर्ते कि सही तरीके से आप अपना कार्रवाई कीजिए। इसके बाद का प्रश्न है संजय कुमार सिंह, कहाँ से लिखते हैं? ये नई जगह लिखा है इन्होंने, और क्या करते हैं इन्होंने ये भी नहीं लिखा है। ये लिखते हैं कि 3 एकड़ गैरमजरूआ मालिक ज़मीन माँ के नाम से खरीदे थे, और रसीद इनको 1949 से कट रहा है, और इस पर खेती भी कर रहे हैं। अब चाहते हैं कि इसका म्यूटेशन बंटवारा अगर करेंगे तो म्यूटेशन हो जाएगा कि नहीं, और इसका रैयतीकरण कराने की आवश्यकता है कि नहीं। कोई ज़रूरत नहीं रैयतीकरण की। आप 1949 में खरीदे हैं तो 1949 के बाद ज़मींदारी वेस्ट हुआ, तो जब ज़मींदारी वेस्ट हुआ तो 49 में आपका ज़मींदारी के जाने के पहले ज़मींदार का रसीद आपके पास ज़रूर होगा, और सेल डीड होगा। सेल डीड के आधार पर और ज़मींदारी रसीद के आधार पर आपका बिहार सरकार में खाता खुला कि नहीं, यानी कि आपका जमाबंदी कायम हुआ कि नहीं, ये आप लिखे नहीं। अगर जमाबंदी कायम हो गया, अब बिहार सरकार का रसीद माँ के नाम से कट रही है, आपका कब्जा भी है, तो ये आपका रैयती हो गया, आपको सरकार रैयतमान नहीं है। अगर आप माँ के अगर देहांत हो गया है, आप जितने भाई हैं आपस में बंटवारा कर लेते हैं, तो आपस में बंटवारा कर लेते हैं, तो बंटवारा का चार्ट बना के सभी लोग सहमति से सीओ को दरखास्त दीजिएगा कि हम लोग इस ज़मीन का बंटवारा कर लिए हैं, अपना अपना शेड्यूल में ज़मीन का विवरण दे दीजिएगा, चारों एक साथ सहमति से पिटीशन दीजिएगा, तो म्यूटेशन हो जाएगा। रैयतीकरण कराने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप कहते हैं कि हमको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का केस लॉ दीजिए, तो आप तो ये लिखे नहीं, केस लॉ क्या पढ़िएगा? हम जो बता रहे हैं यही कानून है। केस लॉ पढ़ करके तो वकील लोग समझते ही नहीं है, कितने वकील लोग नहीं लोअर कोर्ट में समझ पाते हैं, कुछ लोग हाई कोर्ट में भी नहीं समझ। तो कानून इतना आसान नहीं समझना, आपको अपना बीमारी से मतलब, अगर आप डॉक्टर के पास जाइएगा तो आपको अपना जो बीमारी और तकलीफ है वो बताइएगा, डॉक्टर साहब आपको दवाई देंगे, तो आप डॉक्टर साहब से ज़्यादा ज़्यादा पूछिएगा कौन दवाई खाना है, कितना बार खाना है, कैसे खाना है। अगर आप ही पूछते हैं डॉक्टर साहब से कि दवाई में क्या क्या केमिकल है, इसका जेनरिक नाम हमको बताइए, ये कौन कंपनी का ये दवाई है,
आई बॉडी पर कैसे इसका फंक्शन होता है, ये सब डिटेल आप डॉक्टर से पूछिएगा। तो देख, तो डॉक्टर बताएगा नहीं, अगर डॉक्टर बताएगा तो आप नहीं समझिएगा। तो हम कौन सा कानून आपको बतावें, सुप्रीम कोर्ट का बतावें। अगर कानून आप जानना चाहते हैं तो मेरा लेक्चर सुनिए तो जानिएगा। किताब बता देंगे तो किताब नहीं पढ़ समझ सकते, आप पढ़िए, BT एक्ट पढ़िए और लैंड रिफॉर्म्स एक्ट पढ़िए और बंगाल कोड पढ़िए 1793 का, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। 3 किताब बता देते हैं, पढ़िए। और लॉ ऑफ म्यूटेशन पढ़िए, 2011 का लॉ ऑफ म्यूटेशन पढ़िए। इतना किताब पढ़िए तो आपको समझ में आ जाएगा कि रहती है कि नहीं। अगर ये सब पढ़ के समझ आते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम जो बोल रहे हैं यही कानून बोल रहे हैं। हम जो बोल रहे हैं कानून पढ़ करके, समझ करके, अपने अनुभव के आधार पर आप कानून के किताब में यानी कि एक्ट और रूल में जो लिखा हुआ है, और उसके अलावे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना निर्णय दिया है उस एक्ट और रूल के संबंध में, जो जरूरी निर्णय है उसको समझ करके और उसमें जो सिद्धांत प्रतिपादित हुआ है उसके आधार पर हम ओपिनियन देते हैं। आप लोग को वीडियो लेक्चर भी बताते हैं, जजेज लोग को जब पढ़ाते हैं तो उसी आधार पर पढ़ाते हैं, और कोर्ट में अगर बहस करते हैं तो उसी आधार पर बहस करते हैं। जब कोर्ट में बहस करते हैं तो कभी कभी कोर्ट में नियम कानून दिखाने की आवश्यकता पड़ती है, तो जज लोग भी जानते हैं तो वहाँ बता देने की ज़रूरत है, वहाँ पर कोई नियम कानून देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ रेफरेंस दे दिया। अगर जज साहब ही नहीं जान रहे हैं तो कानून का किताब उनके सामने पढ़ करके सुनाना पड़ता है कि इस किताब में ये है, ये रूलिंग सुप्रीम कोर्ट का है, ये हाई कोर्ट का रूलिंग है, या इस एक्ट का ये सेक्शन है। इसलिए आप ही जानने का कोशिश नहीं कीजिए, आपके सवाल का हम जवाब दें। अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं या अगर आप वकील हैं तो अच्छी बात है। अगर आप लॉ के स्टूडेंट नहीं और ना वकील हैं, अगर जुडिशियल ऑफिसर हैं तो भी अच्छी बात है। तो आपको 4 कानून समझना चाहिए। सबसे पहले ये सब राइट ऑफ रैयत जानने के लिए बैकग्राउंड है, जमींदारी ओवुलेशन होने के पहले जमींदार का क्या राइट था, ये जानने के लिए 1793 का जो बंगाल कोड है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो जमींदारी सिस्टम और परमानेंट सेटलमेंट जो कानून बनाया, वो जानना जरूरी है। पढ़िए उससे बैकग्राउंड। अगर वो नहीं पढ़ते हैं तो BT एक्ट पढ़िए, और BT एक्ट के बाद जब जमींदारी का उन्मूलन हुआ तो लैंड रिफॉर्म्स एक्ट बना, और लैंड रिफॉर्म्स एक्ट के तहत लैंड रिफॉर्म्स रूल बना, वो लैंड रिफॉर्म्स रूल्स पढ़िए। उसके बाद म्यूटेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो म्यूटेशन का एक्ट बना सबसे पहले 1973 का। उसके पहले एक्सिक्यूटिव इंस्ट्रक्शंस था, तो वो सब इंस्ट्रक्शन पुराना केस के लिए जरूरी है कि उस समय कौन करता था कैसे, और 73 का एक्ट पुराना केस के लिए जरूरी है। फिर 2011 में नया एक्ट बना। तो ये सब एक्ट पढ़िए और लैंड रिफॉर्म्स रूल पढ़िए तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो ये प्रश्न आपका समाप्त हो गया। आपका सीधा आंसर है कि आपको रैयतीकरण कराने की आवश्यकता नहीं, आपका जमीन ऑलरेडी रहती है। अगर आप बंटवारा कर लेते हैं आपस में भाइयों में तो बंटवारा के आधार पर म्यूटेशन आप दीजिएगा तो आपका म्यूटेशन होगा। अगर CO म्यूटेशन नहीं करेगा, रिजेक्ट करेगा, तो उसका DCLR के यहाँ अपील होगा। उसके बाद का प्रश्न है LLB स्टूडेंट पार्ट 3 के एग्जामिनी हैं अभिषेक जी। इनका बहुत सारा प्रश्न है, लंबा चौड़ा। अब बहुत बार इनका प्रश्न का उत्तर दे दिए हैं, लगातार लगता है कि या तो रिपीट है या पहले वाला प्रश्न एक ही साथ मेरे पास आ गया है। पहले इन्होंने कहा एग्रीकल्चर को कॉमर्शियल में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, इसका जवाब हम पहले लेक्चर में दिए हैं और व्हाट्सएप में शायद दिए हैं। उसके लिए DCLR के यहाँ एक अलग कानून है उसका, उसमें DCLR को अप्लीकेशन देना पड़ता है और किस पर्पस के लिए आप कन्वर्ट करना चाहते हैं उसका सर्टेन फीस लगता है, उसके बाद आदेश हो जाएगा तो कन्वर्सन हो जाएगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न है घर का जमीन बिना बंटवारा बेच देता है। अब ऐसे कोई भेंडी से ले सकते हैं, अगर बिना बंटवारा के घर का जमीन बेच दिया, ठीक है, तो जो आदमी खरीदार है यानी कि भेंडी है वो फिर बेचना चाहता है तो उससे आप ले सकते हैं। कब ले सकते हैं? जब ये देखिए कि बंटवारा नहीं हुआ था, जो आदमी बेचा वो आदमी को बेचने का राइट था कि नहीं, वो अपना हिस्सा के अंतर्गत, मान लीजिए कि 4 भाई है, एक घर है, तो 1/4 उसका हिस्सा होता है, तो 1/4 हिस्सा बेचा है कि उससे ज़्यादा बेचा है, ये समझ के लीजिए। अगर ज़्यादा बेचा होगा तो जितना हिस्सा है उतना हिस्सा तक ही वो वैलिड होगा डील। और फिर जो आदमी खरीदा है वो किसी कारणवश फिर बेचना चाहता है तो आप खरीद सकते हैं, बशर्ते कि देखिए कि उसका कब्जा है कि नहीं, और अगर वो उसका ज़मीन
किस क्षेत्र में है और उसका लगान लगता था ज़मीन पर कि नहीं लगता था, उसका रसीद कटता है कि उसका म्यूटेशन हो गया। तो अगर सेल डीड में लिखा हुआ है, हिस्सा के मुताबिक है, अगर म्यूटेशन हो गया, लगान लगता है तो और अच्छा है, आप खरीद सकते हैं। अब उसके बाद प्रश्न करते हैं कि आगे फिर कोई नहीं बेचे, तो अगर आप उस ज़मीन को खरीद लीजिएगा तो दूसरा आदमी कैसे बेचेगा, आपके हिस्से का नहीं बेचेगा। अगर ये डर है कि आगे बेचेगा तो आप सूट फाइल करके इंजंक्शन का कार्रवाई कर सकते हैं, कोर्ट से रोक लग जाएगा। अब आप पूछते हैं कौन सा सेक्शन में केस होगा, तो अभी लॉ के स्टूडेंट हैं, आपको थोड़ा समय लगेगा अभी समझने में। प्रैक्टिकल जब आइएगा, कोर्ट में आइएगा और किताब पढ़िएगा। अभी तो आप परीक्षा पास करने के उद्देश्य से पढ़ रहे हैं। देखिए, सिविल का जितना भी केस होता है सब सिविल नेचर का कहलाता है केस, और सेक्शन 9 CPC। तो उसका जवाब सीधा और सटीक और सही जवाब है, एवरी सिविल सूट इज बीइंग फाइल्ड अंडर सेक्शन 9 CPC। अब उसके अलावा कोई सेक्शन लिखने का जरूरत नहीं, लेकिन सूट फाइल होता है बाई प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट, तो उसके लिए प्रावधान है ऑर्डर 26 में। तो ऑर्डर 26 भी कुछ वकील लोग लिख देते हैं, लिखना कोई जरूरी नहीं। उसके बाद होता है ऑर्डर 4 है, ऑर्डर 4 रूल 1 है, उसमें लिखा हुआ कि कई कॉपी प्लेंट का फाइल होगा, तो उसको भी लोग लिख देते हैं। तो यानी कि सेक्शन 9 CPC और सेक्शन 26 CPC रेड विथ ऑर्डर 4 CPC, इतना आप लगा सकते हैं। अब उसके अलावा किस बात का सूट है, इंजंक्शन का सूट है। अगर परमानेंट इंजंक्शन मांगते हैं तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का सेक्शन भी लगा सकते हैं जिसमें परमानेंट इंजंक्शन होता है। तो ये सब उस पर डिपेंड करता है, लेकिन एवरी सूट ऑफ सिविल नेचर इज बीइंग फाइल्ड अंडर सेक्शन 9। एक ही चीज़ याद रखिए, और आगे जब पढ़िएगा आपका नॉलेज और अनुभव पड़ेगा तो आप खुद समझ जाइएगा। और उसके बाद आपने प्रूफ पूछा है कि एडवर्स पोजीशन कैसे प्रूफ करें, तो इट इज ए क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। तो फैक्ट जैसे प्रूफ होता है एविडेंस एक्ट में, वो प्रूफ करने का जो नियम है ओरल एविडेंस से और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से। आपके पास जो कागज़ है कब्जा का, वो कागज़ दीजिएगा, कागज़ का फॉर्मल प्रूफ होगा। अगर प्राइवेट डॉक्यूमेंट है तो प्राइवेट डॉक्यूमेंट को फॉर्मल प्रूफ करना पड़ता है, यानी कि किसने लिखा, कब लिखा, किसको लिखा, ये सब प्रूफ कीजिएगा। अगर पब्लिक डॉक्यूमेंट है आपके पास जिससे आपका कब्जा पता चला, तो पब्लिक डॉक्यूमेंट डायरेक्टली एडमिसिबल है, उसको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर गवाही देना है तो ओरल एविडेंस, जैसे कटघरा में जाके गवाह गवाही देता है, आजकल CPC में अमेंडमेंट हो गया है तो ऑन एफिडेविट गवाही दिया जाता है। तो आप कब्जा के सबूत में ओरल एविडेंस दीजिएगा, ऑन एफिडेविट दीजिएगा। अगर ऑन एफिडेविट जहाँ पर आपका केस हो रहा है वहाँ पर अभी प्रचलन में नहीं है, बहुत जगह लोग ऑन एफिडेविट नहीं भी दे रहे हैं, अभी भी नया अमेंडमेंट होने के बाद भी पुराने ढंग से गवाही ले रहे हैं लोग, जो सुविधा हो वकील को या जज को उसके हिसाब से। तो दोनों तरीका है, आप एफिडेविट पर दीजिए या कटघरा में गवाह को खड़ा करके उसका परीक्षण और प्रति परीक्षण कराइए, या आप जो है डॉक्यूमेंट्री अब दीजिए। जैसे और भी कोई चीज़ प्रूव करते हैं वैसे ही एडवर्स पोजीशन प्रूव करना होगा। एडवर्स पोजीशन का प्रूव करने का मतलब है आपको सबसे पहले एडवर्स पोजीशन का प्लीडिंग आपका है कि नहीं, कितना लंबा आपका पोजीशन है, तो तभी आपका वो एडवर्स माना जाएगा। जब आप ये मानते हैं कि आपका ज़मीन पर कोई राइट, टाइटल, इंटरेस्ट, हक हकीकत नहीं है और ये दूसरे व्यक्ति का ज़मीन है, दूसरे व्यक्ति का हक हकीकत है, और आपने उस पर ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया है और ये कह करके कब्जा कर लिया है कि उसका अधिकार अब नहीं है, मेरा अधिकार है, मेरा चीज़ है, और दूसरे ज़मीन को मानते हुए उसको अपना ज़मीन के रूप में आप इस्तेमाल कर रहे हैं और हक अधिकार जमा रहे हैं, तब आपका कब्जा जो है एडवर्स माना जाएगा। वो उस अमुक व्यक्ति जो टाइटल होल्डर है, जिसका सचमुच में उस पर हक है, उसके विपरीत माना है। ऐसा आपका अगर प्लीडिंग है तो ऐसा एविडेंस भी देना पड़ेगा कि हम उनका ज़मीन पर अमुक तारीख को, तो किस तारीख को आपने कब्जा किया और कैसे कब्जा किया, क्या किया, तब उस तारीख से आपका एडवर्स पोजीशन माना। उसके बाद सिर्फ कब्जा का प्रूफ देना होगा। तो जिस दिन से आपका कब्जा शुरू हुआ, वो शुरू वाला कब्जा ये साबित होना चाहिए कि डिफेक्टिव था, इलीगल था, आपने इंक्रोच कर लिया एज ए स्क्वाइटर और एज ए इंक्रोचर या रॉन्ग डूअर, आप ज़मीन पर चले गए रॉन्गली या राइटली जैसे चले गए, और इन निगेशन ऑफ टाइटल ऑफ दी रियल ओनर के टाइटल को नकारते हुए आप चले गए और कब्जा कर लिया। तब अगर यहाँ से शुरू होता है और उस दिन से लगातार आप अपना शो करते हैं 12 साल कब्जा में,
तो बीच में कोई विवाद नहीं हुआ, कोई केस मुकदमा नहीं हुआ, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ और आपका कब्जा में कोई रुकावट किसी प्रकार का नहीं आया, कंटिन्यूअस आपका कब्जा रहा, तब एडवर्स पोजीशन माना जाएगा। यही उसका तरीका है। उसके बाद आप लिखा है रेस जुडिकेटा और कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा में डिफरेंस, ये भी आपको हम जवाब बता दिए थे। रेस जुडिकेटा का मतलब होता है कि अगर कोई वाद न्यायालय में है, उसका निपटारा फाइनली हो गया, पूर्ण हो गया, और वो न्यायालय के निर्णय के बाद अपील वगैरह हो करके अपील भी समाप्त हो गया, या बहुत समय बीत गया, वो निर्णय है जो अंतिम निर्णय होगा, अटेंड फाइनलिटी जिसको बोलते हैं, और कोई अपील नहीं हुआ, तो वो निर्णय जो है वो रेस जुडिकेटा के रूप में दूसरे मुकदमा पर लागू होगा। अगर वही दोनों व्यक्तियों के बीच में फिर कोई मुकदमा आता है और उसी संपत्ति के लिए आता है, या उसी तरह का इशू इन्वॉल्व है दूसरा मुकदमा में, जो इशू पहला मुकदमा में डिसाइड हो गया है, तो दूसरा मुकदमा नहीं चलेगा, उस मुकदमा को कोर्ट सुनवाई नहीं करेगा। नो कोर्ट शैल ट्राई एनी इशू which was directly and substantially an issue in the former suit which was finally heard and decided। तो देखेगा नहीं। ये तो हो गया रेस जुडिकेटा। कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा कब कहते हैं, उसी सेक्शन 11 CPC में आगे में लिखा हुआ है, देखिएगा। तो कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा कहते हैं कि अगर आपका मुकदमा चल रहा है, उस मुकदमा में आप कोई प्ली ले सकते थे और प्ली नहीं लिए, और बाद में मुकदमा का फैसला हो गया, फिर दूसरा मुकदमा आया और दूसरा मुकदमा में जो प्ली आप पहला मुकदमा में नहीं लिए थे, इस मुकदमा में लेते हैं, तो आपका वो प्ली इस मुकदमा में बांट माना जाएगा, कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा के हिसाब से। इसका माने सिद्धांत ये है कि द प्ली और द डिफेंस विच आउट टू हैव बीन टेकन बाय ए पार्टी इन ए सूट which have not been taken shall be deemed to have been taken and refused by the court। ये माना जाएगा, काल्पनिक रूप से माना जाएगा कि आपने वो प्ली लिया था, अपना डिफेंस लिया था या प्ली लिया था, और आपका वो प्ली रिजेक्ट हो गया, इसलिए वो रेस जुडिकेटा हो जाएगा। तो उसको कंस्ट्रक्टिव, डायरेक्ट में तो है कि प्ली जो लिए, दोनों पार्टी प्ली लिए, उसके आधार पर इशू बना और इशू डिसाइड हो गया, हार्ड एंड फाइनली डिसाइडेड हो गया, तभी हो गया। लेकिन इसमें तो प्ली आप लिया ही नहीं, तो ऐसा कोई इशू बना ही नहीं, तो डिसाइड हुआ ही नहीं, तो उस हिसाब से लगता है कि इसमें तो रेस जुडिकेटा नहीं लगेगा, क्योंकि वो इशू था ही नहीं उस सूट, पहला वाला सूट में, और दोबारा सूट में ही इशू आ रहा है। तो इसीलिए इसको कंस्ट्रक्टिव, डायरेक्टली नहीं, ये कंस्ट्रक्टिव इनडायरेक्टली रेस जुडिकेटा होता है। इसलिए आप कह सकते हैं कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा इज इनडायरेक्ट रेस जुडिकेटा। उसके बाद फिर आपका प्रश्न एक है, दखल देहानी क्या होता है। दखल का माने होता है कब्जा, देहानी माने दिलाना, कब्जा दिलाना। कब्जा दिलाना जब अगर कोर्ट कब्जा दिलाता है किसी व्यक्ति को जिसके पक्ष में डिग्री पास होता है, तो उसको प्रक्रिया को दखल देहानी कहते हैं। और दखल देहानी दिलाने के लिए कोर्ट का जो रिट होता है, आदेश होता है, उसको वारंट ऑफ डिलीवरी ऑफ पोजेसन बोलते हैं, वारंट ऑफ डिलीवरी, और उर्दू में बोलते हैं परवाना दखल देहानी का परवाना होता है। उसमें ऑर्डर कोर्ट का रहता है कि किस व्यक्ति को वहाँ से हटा करके अब किस व्यक्ति को कब्जा दखल देना। तो जो ऑफिसर डिप्यूट होता है डिलीवरी करने के लिए, या तो कोर्ट का चपरासी हो, या कोर्ट का प्यून हो, या कोर्ट का नाजिर हो, या एडवोकेट कमिश्नर हो, या कोई मजिस्ट्रेट अपॉइंट हो, कोर्ट जिसको अपॉइंट करेगा वो डिलीवरी ऑफ पोजीशन जा करके दिलाता है, और उसी कोर्ट के आदेश के हिसाब से जो उसके रिट में लिखा रहता है, उसी को बोलते हैं परवाना दखल देहानी। तो इस दखल देहानी का डॉक्यूमेंट, दखल देहानी देने का आदेश के डॉक्यूमेंट को परवाना दखल देहानी कहते हैं, या दखल देहानी का रिट कहते हैं, या वारंट ऑफ डीपी कहते हैं, डिलीवरी ऑफ पोजीशन कहते हैं। लेकिन दखल दिलाने की प्रक्रिया को दखल देहानी कहते हैं। तो इसका प्रोविजन CPC के ऑर्डर 21 में पढ़िएगा, आप मिल जाएगा, आप खोजिएगा CPC के ऑर्डर 21 में, क्योंकि 21 ही एक्सक्यूशन को डील करता है। तो उसमें सारा प्रावधान है, दखल दिलाने का प्रावधान है और नीलाम कराने का प्रावधान है। नीलाम करा करके नीलाम अगर हो गया तो सेटिसाइड, सारा ऑर्डर 21 में। तो आप एक एक करके रूल देखिएगा, आपको मिल जाएगा CPC में ऑर्डर 21 में।
वो रूल आपका, चूँकि आप लॉ के स्टूडेंट हैं तो इतना ब्रेन आप एक्सरसाइज कीजिए। वो पर्टिकुलर रूल अभी हम नहीं बताएंगे, अगर आपको खोजने पर नहीं मिला तब फिर प्रश्न कीजिएगा तब बताएंगे। उसके बाद आप पूछते हैं नोशनल पार्टीशन, इस पर मार्गदर्शन। नोशनल पार्टीशन पर हमारा क्लास चला है और हिंदू सक्सेशन एक्ट पर चला है, आप वो लेक्चर सुन लीजिए, आप समझिए। नोशनल पार्टीशन का सीधा मतलब है एक्चुअल पार्टीशन नहीं, इमेजिनरी पार्टीशन, काल्पनिक पार्टीशन। वो पार्टीशन का जरूरत पड़ता है सेक्शन 6 हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से, इसलिए कि किसी भी कोपासनी प्रॉपर्टी में अगर कोई कोपासनर मर जाता है तो उसका इंटरेस्ट कितना था कोपासनी प्रॉपर्टी में, ये निकालने के लिए नोशनल पार्टीशन की प्रावधान बनाया गया। नोशनल पार्टीशन इसलिए माना जाएगा कि मरने के कुछ समय पहले, एक दिन पहले, एक घंटा पहले वो पार्टीशन उसके परिवार में हो गया था। तो परिवार में पार्टीशन हो गया था कोपासनी प्रॉपर्टी का, तो उस पार्टीशन को मान करके चलना है कि पार्टीशन हुआ तो उसमें उसको कितना हिस्सा मिला। तो उसका हिस्सा उसको पार्टनर, डिसीज को पार्टनर का हिस्सा निकालना होगा, मरे हुए व्यक्ति का हिस्सा निकालना होगा काल्पनिक रूप से बंटवारा मान करके। तो अगर मान लिए मानना हो काल्पनिक को माने कि अगर आज वो आदमी जितना होता, आज बंटवारा होता उसको भाइयों में या उसके बाल बच्चा में, परिवार में, तो किसको किसको कितना हिस्सा मिलता और उस व्यक्ति को कितना मिलता। तो चूंकि वो आदमी मर चुका है तो हम आज जो मान रहे हैं वो काल्पनिक मरे हुए आदमी का बंटवारा मान रहे हैं। तो इसको ये माना जाता है कि मरने के पहले वो जीवित अवस्था में बंटवारा कर लिया था, एक दिन पहले भी कर लिया था, इमीडिएटली बिफोर डेथ। तब उसका शेयर निकालने के लिए इसी प्रक्रिया को नोशनल पार्टीशन बोलते हैं। जब उसका कोपार्टनर का इंटरेस्ट कोपार्टनरी प्रॉपर्टी में निकल जाएगा, कितना है, एक आना दुआना चाहना जो भी है, तब उसके बाद चूंकि वो मरा हुआ है तो उसके वारिसान का कितना किसको मिलेगा वो निकाला जाएगा। इसके लिए नोशनल पार्टीशन का फॉर्मूला बनाया गया। उसके बाद फिर आप लिखते हैं सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है फादर का, उसमें मैरिड डॉटर का होगा कि नहीं। तो हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में डॉटर क्या, सन का भी किसी का नहीं हो। जो भी हिस्सा होता है वो होता है ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी में या कोपासनरी प्रॉपर्टी में होता है सन का। फादर के एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में फादर के लाइफ टाइम में न लड़का का होगा न लड़की का होगा, सीधा जवाब। आप हिंदू सक्सेशन एक्ट पढ़ लीजिए, कहीं नहीं मिलेगा आपको कि एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में होगा। उसके बाद फिर कहते हैं सेक्शन 34 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के बारे में बताइए। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का सेक्शन 34 आपको कई बार बताए हैं। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पर ही मेरा लेक्चर है, वो लेक्चर सुन लीजिए, उसमें काफ़ी डिटेल में बताया गया है, इसलिए आज हम शॉर्ट में बता देते हैं। खोजिए, आप प्ले लिस्ट में जाइए। आप लॉ के स्टूडेंट हैं तो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर सब है जो जुडिशियल एकेडमी में दिए हैं, और जुडिशियल एकेडमी के अलावा कुछ जनरल लॉ लेक्चर सीरीज में आप प्ले लिस्ट में जाइएगा तो सब हेडिंग के हिसाब से, आप हेड नोट के हिसाब से आप खोज लीजिएगा। इधर जो हम लोग क्वेश्चन आंसर सीरीज चला रहे हैं उसमें आपको भले ही टॉपिक नहीं मिले, जनरली लैंड लॉ क्वेश्चन आंसर सीरीज करके मिल रहा है या जनरल लॉ क्वेश्चन आंसर करके मिल रहा है। किसी किसी में हम कोशिश कर रहे हैं, चूँकि इसमें होता है कि 100 वर्ड से ज़्यादा का हम कैप्शन नहीं दे सकते हैं, हेड नोट नहीं बना सकते हैं, उसका हेडिंग नहीं दे सकते हैं, उतना अपलोड होता ही नहीं है। तो लंबा हेडिंग बनाने में दिक्कत है, और एक साथ बहुत तरह का प्रश्न बोलते हैं और बहुत लॉ का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो सब का अगर देंगे तो दिक्कत होगा। ये फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि कुछ इंडिकेशन मिल जाए, इसलिए आप लोग भी थोड़ा सा अपना समय लगाइए, अपना दिमाग लगाइए और खोजिए। सब चीज़ है, आप जो चाहते हैं वो सब मिलेगा, लेकिन बशर्ते आप थोड़ा सा मेहनत कीजिए और खोजिए। प्ले लिस्ट में जाइए, और प्ले लिस्ट में अगर जुडिशियल एकेडमी के लेक्चर में मिलता है तो ठीक है, वहाँ पर थोड़ा सा अलग हट के होता है, इसलिए कि वहाँ पर रूटीन में स्पेसिफाई रहता है। तो जितना मैटर रूटीन में रहता है उतना ही का क्लास उस दिन, और लिमिटेड टाइम रहता है 50 मिनट का, या कभी कभी एक्सीड कर जाता है 1 घंटा या सवा घंटा भी हो जाता है। कोई कोई क्लास बड़ा भी हुआ है, लेकिन एक्सेप्शनल केसेज हुआ है, इसलिए कि दूसरे फैकल्टी का भी क्लास रहता है तो इंक्रोच नहीं हो जाए, इसलिए टाइम लिमिट के कारण वो ख्याल रखता है, लिमिट के हिसाब से ही हमको बताना पड़ता है। तो हो सकता है कि बहुत डिटेल नहीं हो, फिर भी बहुत सी जानकारी जो आप चाहते हैं वो आपको उस पर उपलब्ध है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का हमको याद है सेक्शन 34 पर हम बताए हैं। आप अभी इतना ही जान लीजिए कि ये कॉन्सिक्वेंशियल
रिलीफ के बारे में बताता है, और दूसरा कहता है कि अगर आप कोई रिलीफ मांग सकते हैं कोई सीट में, आप जानबूझ के नहीं मांगे, छोड़ दिए, और वो रिलीफ के बगैर आपका मुकदमा डिसमिस हो सकता है। तो जैसे रेस जुडिकेटा में आप जो प्ली ले सकते थे, नहीं लिए तो कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा, वैसे ही दी प्ली भी यू है आपको अवेलेबल था, जो रिलीफ आपको मांगना चाहिए था अवेलेबल था, आप रिलीफ नहीं मांगे और बाद में आप मुकदमा में उसकी आवश्यकता पड़ी, तो आप उस रिलीफ के एब्सेंस में आपका मुकदमा डिसमिस होता है। ये इसको कहता है कंसिक्वेंशियल रिलीफ के बारे में। दूसरा, कंसिक्वेंशियल रिलीफ अगर है तो एड होल्डम कोर्ट फीस लगेगा। ये सेक्शन 74C के हिसाब से, कोर्ट फीस एक्ट के हिसाब से 34 को अगर पढ़िएगा तो उसके लिए भी इसका महत्व है। और 34 का महत्व इसलिए है कि जितना भी डिक्लेरेटरी सूट होता है, डिक्लेरेशन मांगते हैं, तो सेक्शन 9 CPC के अंदर का तो सब सूट आवेगा, लेकिन अगर आप डिक्लेरेशन मांगते हैं, डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल या कोई डीड का डिक्लेरेशन मांगते हैं, तो सेक्शन 34 में ही वो पावर दिया हुआ है कोर्ट को, जो डिक्लेरेटरी डिक्री देता है। तो इसलिए भी सेक्शन 34 के बारे में इतना जानना अभी आपके लिए काफ़ी है। विस्तृत जानकारी के लिए आप उसका स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का लेक्चर 1, 2, 3 कितना लेक्चर है अभी याद नहीं है, आप वो सब लेक्चर सुन लीजिए तो आपको जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि वो छोटा एक्ट है, बहुत टेक्निकल एक्ट है। उसके बाद आपका एक और प्रश्न है, टोटल सब 8 प्रश्न आपका है। आज सोचे कि एक बार फिर से आपको दोबारा जवाब दे दें, क्योंकि आपने फिर रिस्पॉन्ड नहीं किया था, या हमने जवाब दिया था शायद हमको स्मरण नहीं हो, क्योंकि बहुत सा जो प्रिंट निकाला गया था वो अवेलेबल नहीं हो रहा था, और आज हम खुद उसको आपका क्वेश्चन को एग्जामिन करके और आज जवाब दे रहे हैं। आप दूसरे फिर लास्ट में कहते हैं कि नेशनल हाईवे ज़मीन एक्वायर नहीं करे, उसके लिए क्या करना होगा। तो देखिए, ये जो बना है कानून, लैंड एक्विजिशन एक्ट, इसमें सरकार को पब्लिक पर्पस के लिए ज़मीन एक्वायर करने का अधिकार है। अगर आपका ज़मीन एक्वायर नहीं हो, ये आप चाहते हैं, तो आपके पास एक ही विकल्प है, सरकार का जैसे ही डिक्लेरेशन पब्लिश हुआ या नोटिफिकेशन हुआ, तो आप उसको हाई कोर्ट में रिट जुडिक्शन में चैलेंज कीजिए। बट इट इज़ ए वेरी डिफिकल्ट टास्क। एक ही सेंस में हो सकता है कि क्या पर्पस है सरकार का लैंड का, और उससे ज़्यादा पर्पस इम्पोर्टेंट है जो आपका नहीं एक्वायर होगा, तब हाई कोर्ट इंटरफेयर कर सकता है। खास करके एग्रीकल्चर लैंड है, ग्रीन बेल्ट है, और वैसे ऐसे किसान हैं जो भूमिहीन हो जाएंगे, उनके जीविका का प्रश्न खड़ा हो जाएगा। तो कुछ ऐसा बिंदु हो सकता है जहाँ पर कि अब विवेक करना पड़ेगा कि एक्विजिशन होने से ज़्यादा पब्लिक को फ़ायदा है कि एक्विजिशन नहीं होने से ज़्यादा फ़ायदा है। अगर आप ऐसा केस बना सकते हैं कि एक्विजिशन नहीं होगा तो जनरल पब्लिक को ज़्यादा बेनिफिट, एक आदमी इंडिविजुअल को आपको नुकसान होगा, तो आपके नुकसान से एक आदमी अगर लैंडलेस हो जाएगा तो आपका केस थोड़ा वीक रहेगा। जनरल उससे और लोगों को जोड़िए, तो ऐसा अगर हो सकता है तो केस बनाया जा सकता है और कैंसिल हो सकता है और रुक सकता है। उसके बाद है अभिषेक आशीष सिंह का प्रश्न है। आशीष सिंह का प्रश्न है, ये अपना काल्पनिक प्रश्न बनाए हैं और शायद व्हाट्सएप पर हम जवाब दिए हैं या पिछला लेक्चर में कुछ हिंट दिए हैं। ये कहते हैं कि लीज कर देंगे और उसके बाद फिर उसको सब लीज कर देंगे अपने आदमी के नाम से, और बाद में हम सूट फाइल करा देंगे और वो एडमिशन पर डिग्री करा लेंगे। ये कर सकते हैं, आपके अधिकार में है सब लीज। और सेक्शन 12 के बारे में कहते हैं कि बाढ़ है, तो आप जानते ही हैं, सब चीज़ जानते हैं, तो ऐसा करने का क्या ज़रूरत है। हाँ, आपको ये डर है कि किराएदार बाद में नहीं खाली कराएगा, तो खाली कराने का कानून है, अगर कानूनी प्रक्रिया आप सही अपनाइएगा तो खाली हो जाएगा। वंस ए टेनेंट ऑलवेज ए टेनेंट, तो कभी उसका ज़मीन और नहीं होगा। हाँ, मुकदमा लड़ने में आपको ग्राउंड बनाना होगा, अगर ग्राउंड आपके पास खाली करने का नहीं है तो डिफ़िकल्टी होगी, तब नहीं होगा। तो 100 में 99 केस तो एविक्शन सूट का डिग्री ही होता है, 1% शायद रेयर है जो नहीं होता है। अगर आपका केस बढ़िया नहीं बना, आपके पास ग्राउंड अवेलेबल नहीं, तो कई ग्राउंड है खाली कराने का, उसमें से एक भी ग्राउंड आपके पास अगर है तो खाली हो जाए। अगर आप नहीं चाहते हैं उस हिसाब से, तो आप जैसा आप सोचते हैं तो लीज कीजिए और दर लीज कीजिए, अपने आदमी को कराइए, बाद में आप डिग्री हासिल करिए तो खाली हो जाए। लेकिन अब क्वेश्चन ये है, काल्पनिक क्वेश्चन है आपका, ऐसा होगा मान लीजिए कि सचमुच में आपका किराएदार है, और वो किराएदार जो है वो अपने किराए में रहने के लिए लिया है या दुकानदारी करने के लिए,
तो आपके कहने से वो आपके आदमी को सबलीज कर देगा। जब उसको सबलीज करने की जरूरत होगा तब नहीं करेगा। तो इससे ये पता चलता है कि काल्पनिक है, ऐसा संभव नहीं है। हाँ, अगर आप ऐसा ही अपने कल्पना से बनाए हैं या ऐसे आदमी को ही लीज दिए हैं जो आप ही का आदमी है, तो फिर दूसरा आदमी को लीज देने का क्या जरूरत है? ये भी आप ही का आदमी है, तब आपके कहने के हिसाब से सब लीज करेगा। तो ये आप सोचिए, ये कोई कानूनी मुद्दा नहीं है और ऐसा कुछ नहीं करना है। उसके बाद पिंटू सिंह ने कई पेज में हाथ से लिख करके कुछ भेजा है। वो ब्लू पेन से लिखा हुआ है और कई पेज में है, आड़े तीर से फोटो किया हुआ है। कोई का हॉरिजेंटल है, कोई का परपेंडिकुलर है। तो पढ़ने का कोशिश किया है, तो उसके बावजूद भी हमको नहीं पढ़ा जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में पिंटू जी आपसे अनुरोध है कि आप है जो सभी आपका जो पेपर है 4-5 पेज या 6 पेज जो भी है, उसका टाइप्ड कॉपी कंप्यूटर में टाइप रहे तो अच्छा है, या फ्रेश आपका मैनुअल टाइप में टाइप किया हुआ आप व्हाट्सएप पर भेजिए। तब आपका हम अगले लेक्चर में जवाब देंगे। आज सभी प्रश्नों का उत्तर यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।